जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीडीए क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम कंटिन्यू अपनी सीरीज इडियम फ्रेज की कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे कि वोकैबुलरी चल रहा है, ग्रामर, प्रैक्टिस सीजन और इंग्लिश से रिलेटेड हर चीज हम पॉइंट्स एंड क्रक्स देख रहे हैं। और आज डे 3 है हमारा इडियम फ्रेज से रिलेटेड। एक वीडियो में मैं 15 इडियम फ्रेज बताता हूँ और रटवाता नहीं हूँ, आपको कनेक्शन के हिसाब से जैसा उनका मतलब होता है उन्हीं को समझाकर उन्हीं से आपको समझा देता हूँ। तो हमारा तरीका रहेगा यही, बड़ी प्यारी सी वेब के साथ करते हैं प्यारा सा वीडियो स्टार्ट। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। द वेरी फर्स्ट इडियम, आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे, वे का मतलब होता है रास्ता। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन कैसे करना है इसका मतलब, वे यानी रास्ता होता है, रास्ते से बाहर, आउट यानी बाहर, वे यानी रास्ता, रास्ते से बाहर। भाई अगर आप जैसे मान लीजिए आपका रास्ता है और इससे बाहर आप चले गए तो आपको क्या लगेगा? अजनबी नहीं लगेगा? ठीक है ना, अजनबी से अजनबी मुझको इतना, क्या क्या गाना है यार, है ना। तो ये हो गया ना। तो आउट ऑफ द वे, रास्ते से बाहर अजनबी हो जाओगे, इसलिए बता देना। ठीक है, दिल मेरा क्यों परेशान है। ठीक है, तो इसको बात करते हैं। आउट ऑफ द वे, रास्ते से बाहर, उसको बोलते हैं स्ट्रेंज। तो आउट ऑफ द वे का मतलब होता है आप रास्ते से बाहर मत जाइए, आउट ऑफ द वे। उसी को हिंदी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कनेक्शन करके, मतलब कनेक्शन ऐसा रहेगा कि उसी से कोई मतलब रहेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से रिपीट कीजिए, रिपीट करना है मेरे साथ, आपको अच्छे से लेना रहेगा। वे यानी रास्ता, आउट यानी बाहर, रास्ते से बाहर कभी भी जाओगे, ये तुम्हारी मंजिल थी, जाओगे तो भटक जाओगे बाबू। देखते रहना, तो बड़े प्यार से वहीं जाना है जैसे हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो आउट ऑफ द वे यानी कि रास्ते से बाहर, आपका स्ट्रेंज, फॉरनर, जिसको आप नहीं जानते हो। नेक्स्ट है आपका सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील। हील जानते हो? हील का मतलब क्या होता है? एड़ियां। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? पेयर ऑफ हील्स से भागना, भागा, मतलब कि एड़ियां, एड़िया, एड़िया यानी पैरों की बात कर रहा है आपका, से भागा, पैरों से भाग जाता है तो उसका मतलब होता है भागना, यानी कि रन अवे। तो शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है, अरे उसने तो अपनी क्लीन पेयर ऑफ हील्स यानी दो, एक पैर दो पैर, हील यानी एड़ियां, दो एड़ियां दिखा के निकल लिया, क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा दिया, यानी कि भाग गया, मुसीबत में देख के भाग जाना, रन अवे। क्लियर होना कितना बेहतरीन तरीके से। वैसे रट्टा मारेंगे तो नहीं होने वाला ना कि सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये होता ही होता है। अब एक आपके थीम बन गई कि हिंदी में हमने क्या किया, क्लीन पेयर ऑफ हील्स। पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है एड़िया, एड़िया यानी कि पैर, पैर यानी कि भागना, खत्म, रन अवे, दैट्स ऑल। ठीक है माय लॉर्ड। नेक्स्ट, इन द नेक ऑफ टाइम। इन द नेक ऑफ टाइम कभी कभी आपने सुना है ना, बस यार वो ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी यहां तक आन पड़ी थी, लेकिन करम उसका, भगवान का, ईश्वर का, मुझे बचा लिया। यानी कि जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, बस मेरा तो काम तमाम ही हो गया था। नेक ऑफ टाइम, गर्दन तक आन पड़ना, ठीक है ना, जिसको बोलना एकदम आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए। क्या जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, उसका मतलब कनेक्शन देखो, नेक यानी गर्दन, ऑफ टाइम, इन द, तो गर्दन तक आ जाना, यानी कि लास्ट मोमेंट। यानी कि ऐसा कोई समस्या में कभी कभी होता है, हम सब फंस जाते हैं, कभी ऐसा होता है, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इन द नेक ऑफ टाइम यू कैन से फॉर दैट, कि ऐसी आन पड़ी थी कि मेरा बचना नामुमकिन था, लास्ट मोमेंट था, बस तभी मैंने कर दिखाया, जैसे कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और लास्ट मोमेंट में कर दिखाओ, खत्म कहानी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन द नेक ऑफ टाइम। बहुत देखिए, इतने प्यार से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसी की हिंदी से, उसी का जो उसका मतलब है उसी से बता रहा हूं। एक्चुअली इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं है कि आप उनका हिंदी निकाल के कुछ करें, ऐसा कोई नहीं है। एकदम, मैंने पहले भी कहा था, अनदेखा अनजाना, एकदम जबरदस्त तरीका, बस फॉलो करना है यार, खत्म कहानी। बैठो, रिपीट करो, रिवाइज करो, खत्म। ठीक है ना, रिपीट, रिवाइज एंड लर्न करना है, कुछ नहीं करना है बस। तो और लिख लेना अपने हाथों से, बढ़िया कनेक्शन लिख लेना, ज्यादा कुछ करना नहीं। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन। कहने का मतलब होता है दो चीजों में फंसे रहना, कि यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं, रास्तों में फंस जाना। फैन पर बैठा सोच रहा है, ठीक है, फैंस भी बोल सकते हो, फैंस पर बैठा सोच रहा है। फैंस नहीं होता, वो तार फेंसिंग देखी है ना आपने, तो उसी के ऐसे बैठा हुआ देख रहा है, इसको पार करूं मैं ना करूं, इसको पार करूं ना करूं, यानी कि वो आपकी लाइफ हो गई। वो जो तार फेंसिंग हम बात कर रहे हैं, फेंसिंग होता है ना, वो एक फील्ड के चारों ओर होता है, गांव में जो लगी रहती है। तो वो सोच रहा है कि इसको पार करूं ना करूं, वो आपकी एक लाइफ हो गई कि इसको पार करने से क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, नहीं भी करते तो भी, और करते हैं तो भी टेंशन में होते हैं। तो उसको बोलते हैं हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, यानी कि हेजिटेज नहीं होना है, जो है तो डिसीजन लीजिए। तो सिटिंग ऑन द फैंस, ठीक है, तो फैंस को हमें सीधा कनेक्ट कर लेना, फैंस पर बैठा सोच रहा है, यानी कि फैंस पर जो आपका होता है ना, फील्ड के चारों ओर इस तरीके से जो खेत होते हैं हमारे, उनके चारों ओर ऐसे तार लगा होता है ना ऐसा, तो यहाँ पे बैठ के तुम बढ़िया सोच रहे हो ऐसे,
तुम बढ़िया सोच रहे हो इसको पार करूँ ना करूँ, अगर पार कर गया तो मालिक ना देख ले, मेरी पिटाई ना हो जाए, अगर नहीं किया यार तो मेरा काम नहीं हो पाएगा जो मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। अरे मजाक कर रहा आपको, ठीक है। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है तारों पर बैठ कर, यानी कि फेंस, फेंस जो कहलाता है उस पर बैठ के सोचना, हेजिटेट कर रहा है कि जाऊं या ना जाऊं, तो हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, यानी कि दो मतभेद में फंस जाना। नेक्स्ट, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसको बताने की जरूरत नहीं, स्प्रेड यानी होता है फैलना, और वाइल्ड फायर देखिए यहाँ पे ये जो लाइक का वर्ड है तो ये सिमिली का यूज हुआ है, और इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग तो वहां उसने यूज किया है, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहा है। तो वाइल्ड फायर क्या होता है, वाइल्ड फायर यानी कि वो क्या बोलते हैं उससे, आपका वो नहीं होता जो आग लग जाती है जंगलों में, और तो उसको बोलते हैं यानी कि वाइल्ड फायर, यानी कि वाइल्ड फायर की तरह फैलना, ठीक है ना, जंगली आग की तरह फैलना। तो जंगली आग की तरह क्या होता है, यानी कि जंगली जितनी भी चीजें होती है वो अनकंट्रोलेबल होती हैं, यानी कि ऐसी चीज जो अनकंट्रोलेबल हो, खत्म। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर यानी कि स्प्रेड क्विकली, ऐसी चीज जो बहुत 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 स्पीड में फैले, तो खत्म, इसका कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बता दिया कि स्प्रेड क्विकली उसी से मतलब है, सेम मतलब था, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्या होता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। तो यानी कि आपका बोलने का, आपका तरीका बहुत ही जबरदस्त तरीका, टैलेंट फॉर स्पीकिंग बोलते हैं, द गिफ्ट ऑफ द गैप। सर कैसे लर्न करें इसको, देखिए कनेक्शन मैं बताता हूं। गैप, गैप को प्रकृति बोलते हैं, क्या बोलते हैं गैप को, प्रकृति, यानी भगवान ईश्वर मानते हैं गैप को। तो प्रकृति से गिफ्ट मिला है उसे, क्या बोलने का गिफ्ट मिला है, यानी कि जब भी वो बोलता है तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाह क्या बात करता है यार, क्या ही मतलब इसके मुंह से शब्द निकलते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे बुद्ध जी की बात करें, जैसे कि हम बात करें भगवान श्री राम की बात करें, तो ऐसे जितने भी हमारे वो रहे हैं जो धर्म के मेन फैलाने वाले, तो उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके पास जो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जब भी वो बात करा करते थे तो पूरी प्रजा समाज उनकी बातों में बिल्कुल खो जाया करती थी, ठीक। तो इसको बोलते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि गैप, यानी प्रकृति से गिफ्ट मिला है, क्या मिला है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्लियर ना, द गिफ्ट ऑफ द गैप। अरे रिपीट करो यार, देखो रिपीट करो, रिपीट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो रिपीट करोगे तो ऐसा लगेगा हम और आप एकदम कनेक्टेड हैं, और बिल्कुल लग रहा है कि आप बिल्कुल बोल रहे हो, ठीक है। हाँ या ना, समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल आया समझ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप यानी प्रकृति से मुझे गिफ्ट मिला है, क्या बोलने का यार, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट आता है बाय हुक और बाय क्रूक। देखिए तो मैं बताऊं आपको, हुक का मतलब होता है फेयर और क्रूक का मतलब होता है फॉल, तो खत्म, यानी कि सही और गलत, खत्म, सही और गलत। बाय हुक यानी कि फेयर, और बाय क्रूक यानी क्रेजी, क्रूक क्रेजी, फॉल गलत, क्रेजी लोग पागल होते हैं, फॉल होते हैं, गलती करते हैं, खत्म। तो इसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक, तो इसको बोलते हैं बाय फेयर एंड फॉल मीन। कनेक्शन आ गया समझ में, ओके दैट्स। फीदर वंस ऑन नेस्ट, यानी कि फीदर यानी क्या होता है, पंख होते हैं, वंश होने अपना खुद, आउन अपने खुद की बात कर रहा है कोई व्यक्ति, अपने खुद के नेस्ट यानी घोंसले, अपने खुद के घोंसले में ऐसे पंख फैला लेना। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इस तरीके से आप, इस तरीके से मेकिंग मनी इलीगली, यू कैन से, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेक मनी अनफेयरली, यू कैन से, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, फीदर्स वन आउन नेस्ट, यानी कि बस अपना दिख रहा है, अपने घोंसले को बनाना दिख रहा है, दूसरे का नहीं दिख रहा है, चाहे किसी को बर्बाद कर, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं मेक मनी अनफेयरली, इलीगली, यू कैन से। देयर इज अ लॉट्स ऑफ द vocabs you can use for this, just you have to remember what is the actual meaning this is stand for, clear ना। feathers one own nest यानी कि खुद के नेस्ट को, खुद के घोंसले को, यानी कि पंख देना, यानी कि मेकिंग मनी इलीगली, गलत तरीके से कमाया गया पैसा। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपका थ्रो आउट ऑफ गियर। Throw out of gear, what is the means of throw out of gear? So you have to just, it is very simple, yeah. Just by learning it is clear what is the means of this. Means to say disturb the work. How can we learn this? Okay, let me try to connect it. Gear, gear जानते हो, gear, gear क्या होता है, गाड़ी चलाते समय gear फेंक, gear फेंक दिया यानी कि डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, क्या करते हैं, gear फेंक दिया, यानी कि आप गाड़ी चला रहे थे और क्या हुआ कि आपके दोस्त ने gear ही निकाल के फेंक दिया, खत्म कहानी। ये कैसी बात है, अरे कनेक्ट करवा रहा हूँ, खत्म कहानी यार, कनेक्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो गियर यानी गियर, थ्रो आउट, आउट यानी फेंकना, थ्रो फेंकना, ठीक है, आउट यानी बाहर, यानी कि आउट ऑफ गियर, जब गाड़ी चला रहे थे हम चले, एक इमेज क्रिएट करो अपने माइंड में, यू हैव टू जस्ट क्रिएट इमेज इन योर माइंड, दैट्स why if you show such type of the idiom in your exam, suddenly you can click the image and you can pick out the correct meaning of that given word, okay. So you have to just create an image, that's why it all gonna be
clear for you in your mind. So you have to remember, throw out of gear. Throw out of gear means to say while you are driving, your friend just plug the gear and throw it outside the car. It is just say disturb the work, यानी कि आप ड्राइविंग कर रहे थे, उसने वर्क को डिस्टर्ब कर दिया। क्लियर। टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल को मैं बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ आपको। दांत और नाखून पीसना, ताकत लगाना, यानी कि विथ ऑल पावर। टूथ एंड नेल, जब भी आपसे कोई बात नहीं कहते, जैसे कहते हैं कि ठीक है यार अभी कहीं, जैसे मैं बताता हूँ बहुत ही प्यारा एग्जांपल। मान लीजिए हम स्कूल के समय पे जाते थे और क्या हुआ कि हम टैक्सी से जा रहे हैं और टैक्सी हमारी एक डिच में उसका एक पहिया चला गया। हम सब लोग उतरे, अब दम लगा रहे, जोर लगा के हई सा, जोर लगा के हई सा, तो हमारे दांत निकलते थे हई सा, और तीत और नाखून दोनों, टूथ नेल, यानी कि विथ ऑल पावर, अपनी फुल पावर से दम लगाते थे, फिर भी वो टैक्सी आगे नहीं जाती थी, लेकिन उसको समय बाद हो जाया करता था। तो उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल। जस्ट मैं आपको इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था आपको, जो तरीका एकदम अनबिलीवेबल, एकदम जबरदस्त है। अगर एक बार इमेज क्रिएट कर ली, इमेज वो चीज है, कंसेप्ट है, आपके क्रिएट हो गया, आप वही चीज पिक करके एग्जैक्ट आंसर दोगे, कुछ भी लिख के आ जाए, गारंटी एकदम। तो इसलिए आपको इमेज क्रिएट करना है। ट्राई टू क्रिएट द इमेज इन योर माइंड सो दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल यानी कि जो लगा के हई सा, याद रखना जब भी टूथ एंड नेल आए, जो लगा के हई सा, खत्म कहानी, बस हो गया मेरा काम, समझ गया, विथ ऑल वन पावर, खत्म, विथ ऑल वंस पावर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस स्टैंड फॉर डायल व्हाइल इन ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी ड्यूटी बोल रहा हूँ, ड्यूटी ड्यूटी होता है, ठीक है, सर्विस होता है, तो मीन्स होता है डाई व्हाइल इन ड्यूटी। जब सर्विस के दौरान कोई व्यक्ति मर जाए उसको बोलते हैं डाई व्हाइल इन हार्नेस। सो मीन्स टू से डाई इन हार्नेस को बोलते हैं जब कोई सर्विस के दौरान मिल जाए। हार्नेस, हार दिख रहा है, हार, हार गया सर्विस से तो डाई कर लिया, खत्म कहानी। हार्नेस, हार गया सर्विस से तो डाई कर लिया। कितना प्यारा कनेक्शन बन गया यार, क्या क्या फ्रेज दिया यार, हार गया सर्विस से सो डाई कर लिया, यानी कि डाई व्हाइल इन ड्यूटी। क्लियर। अरे रिपीट करो यार, बस देखते रहे हो कि मजा आ रहा है यार, क्या मतलब मजा है, लर्न हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि रिपीट कर लो, एक दो बार रिपीट कर लो यार, याद रहेगा 1 से 2 हफ्ते, गारंटी देता हूँ। रिपीट इसको पढ़ने के बाद अगर रिपीट किया है पूरा मेरे साथ जितना मैं बता रहा हूँ, तो आपको पूरे 7 से 8 दिन बिल्कुल एक भी बार देखने की जरूरत नहीं, लर्न हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर रिपीट रिकॉल करते रहना, हर 5 से 6 दिन में, 6 से 7 दिन में एक टाइम पीरियड बनाना, साइकिलिंग पीरियड, जिससे आप रिपीट कर सको बार बार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस, डाई व्हाइल इन ड्यूटी। हार गया था और बोला हम मुझे नहीं है, छत से कूद के जान दे दी, खत्म कहानी, व्हाइल इन ड्यूटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, यानी कि किसी की बुक से नकल करना। वंस बुक, किसी की बुक से, लीफ यानी पत्ती, कोई चीज निकालना और लिख लेना, चीटिंग करना और रख देना, यानी कि नकल करना, इमिटेट, एम्यूलेट, यू कैन से लॉट्स ऑफ द वर्ड फॉर दिस। ओके, तो इमिटेट बन, यानी कि दिख रहा है ना स्पष्ट। अब वंस बुक, बुक से आउट यानी लीफ, लीफ निकालना। अब पत्ती थोड़ी ना होती है बुक में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्ती का मतलब होता है जो उसमें शब्द लिखे हैं, बुक में जो चीजें लिखी हैं, तो वो पत्ती से क्या कम है क्या, वो ज्ञान है, हमें चाहिए, मैं भी नकल करूंगा यार। वो ज्ञान की चोरी करना कोई गलत बात नहीं है यार, ठीक है ना। आपने की है कभी पैसे के अलावा, ठीक है, तो ज्ञान की चोरी करना अच्छी बात होती है। और कौन ही चोरी करता, पागल है क्या ज्ञान की चोरी करेगा, ठीक है, लेकिन ज्ञान चोरी तो होता नहीं, लेकिन अच्छी बात है अगर आपको एक क्यूरियोसिटी है देखने की। चोरी के लिए नहीं बता रहा यार मेरे भाई, गलत मत समझना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, यानी कि किसी की बुक से लीफ निकाल लेना, यानी कि किसी की चीजों को इमिटेट करना, एम्यूलेट करना, कॉपी, मिमिक, मेमो, यू कैन से लॉट्स ऑफ द वर्ड यार, लॉट्स ऑफ द वोकैब। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर ना छोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ यार, यूज अवेलेबल मीन्स, यानी कि जितने भी आपके पास साधन थे आपने सब यूज कर लिए, यानी कि कोई भी स्टोन यानी पत्थर मत छोड़ो, सब यूज कर लो। लीव नो स्टोन, नहीं छोड़ो, लीव नो छोड़ो, ना छोड़ो कोई भी पत्थर, अनटर्न मत छोड़ो, सब यूज कर लो। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ, इसकी कहाँ पे फिट हुआ। हम पढ़ते हैं ना वो क्या, हमारा डिफोरेस्टेशन को रोको, आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है, अगर हम ही सब यूज कर जाएंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। तो यू कैन से लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि अभी हम लोग सब यूज कर ले रहे हैं, पूरा पेट्रोल यूज कर लेते हैं, पूरी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से चीज जहां जहां से बनती है, वाटर, हर चीज जो कुछ है हम सब यही यूज कर ले रहे हैं, खाना पीना, प्रकृति को बर्बाद करना सब कर ले रहे हैं। आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी वो इसका बहुत ही बुरे परिणाम उठाएगी। तो उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। So you can say, clear ना। Next, a man of straw. A man of straw, you have to just say a man of no substance, यानी कि ऐसा व्यक्ति किसी का कोई, जिसका कोई मूल्य ना हो, आधार ना हो, समाज में उसे दूर से समझा जाता हो, घटिया समझा जाता हो। अब समझ लो बस, कौन समझता है, वो रिच है ना, वो जो सड़क पे
वो अपना एक टपरी लगाए रहते हैं, वो रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो लिखते हैं, क्या लिखा है उस राइटर ने कि रोड साइड पे जो एक अपना टपरी लगा के जो दादा दादी बैठते हैं और उनको समझते हैं कचरा है हमारे समाज का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, वो लोग उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये मैं नहीं बोला, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है स्ट्रॉ बेचने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि जो स्ट्रॉ बेचता है बेचारा अपना रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है, एक रोड के बगल में अपना एक ठेली लगाए हैं और अपनी चीजों को बेच रहा है, और हम लोग मतलब कि जो पैसे वाले निकलते हैं देखते छी छी हमारे समाज को गंदा करते हैं, क्या यार कितने गंदे कपड़े पहने, बदबूदार गंदे कपड़े पहने, ऐसे लोगों को क्या आएगा, गुस्सा आएगा ना। तो बस वही गुस्सा फूटा है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का उन लोगों पर जो ऐसा करते हैं देखकर, खत्म कहानी। तो उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ बेचता है भाई, तो वो कहते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, दैट्स ऑल। या सर एब्सोल्युटली दिस इज क्लियर टू मी। Read between the lines, you have to just say, as I have already told you in the practice season series, while I'll make you practice the question, I just always say you have to carefully, all your focus, all your intention, you have to read the question. So you have to say read between the lines, यानी कि understand the hidden meaning, यानी कि अगर हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग समझ में आता है कि उसका हिडन मीनिंग क्या है, तो उसको समझ में आ जाता है और उसको पिक आउट करके हम समझ जाते हैं ये गलत है और ये चीज अच्छी है, खत्म कहानी। सो यू हैव टू से रीड बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच में पढ़ो। सो व्हेनेवर यू हैव टू understand anything, so you have to just read between the lines, because it is very very necessary for all of us. And now at the last we have completed 15 of our idiom and phrases, and with this we have completed our video. And in the next series, just listen carefully one thing. In our PDA classes, I am providing all the lectures related to English grammar. You are also going to get all the lectures related to history, as Jabir sir already started the history, and also continuously biology. You have to watch all the series in a just pattern wise, means to say 1 2 3. Okay, so you have to watch all the series and follow the sequence. And the geography and all the subject is going continuously, so you have to keep watching the videos and show your love with the PDA classes. Thank you for watching the video. जब तक के लिए जय हिंद, टाटा।